हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा के इतिहास की क्लास 13 है और ये हरियाणा के इतिहास की हमारा पार्ट सी है। हरियाणा की क्लास ये हमारी 13 है और इतिहास का ये हरियाणा के इतिहास का ये हमारा पार्ट सी है। इससे पहले हमने हरियाणा के इतिहास के अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हरियाणा हरियाणा के बारे में जो उल्लेख मिला था हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, और साहित्यिक स्रोत को भी हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया था, जो थे हमारे वैदिक सभ्यता, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, महाभारत और हमारा वैदिक विदेशी स्रोत। तो आज हम जो हमारा विदेशी स्रोत है, अन्य साहित्य व विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो हरियाणा हरियाणा के जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों का विवरण मिला है, हरियाणा के जो सबसे ज्यादा क्षेत्रों का विवरण मिला है वो मिला है हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में। पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में हमें सबसे ज्यादा हरियाणा के क्षेत्रों का वर्णन मिला है। जैसे सिरसा सिरसा का जो सिरसा के जो हमें प्राचीन नाम मिले हैं वो मिले हैं सैरिस्कम और सैरिस वन। सैरिस्कम और सैरिस वन हमें 2 नाम मिले हैं सिरसा जिले के। उसके बाद आता है हमारा हिसार, और हिसार के हमें मिले हैं इसूकार। इसूकार नाम मिला है हमें हिसार का। और तीसरा आता है हमारा फतेहाबाद, और फतेहाबाद का नाम मिला है हमें इंकदार। इंकदार। उसके बाद आता है हमारा चौथा जो है हमारा पानीपत, और पानीपत का नाम मिला है हमें पांडुप्रस्थ। पानीपत का नाम मिला है हमें पांडुप्रस्थ। और छठा 5वां आता है हमारा पिंजौर, और पिंजौर का नाम मिला है हमें पंचमपुर। उसके बाद आता है हमारा सफीदो, और सफीदो का नाम मिला है सर्प दमन। सफीदों का नाम मिला है सर्प दमन। और रेवाड़ी रेवाड़ी का नाम मिला है रेवावाड़ी। रेवाड़ी का नाम मिला है रेवावाड़ी। 8वां आता है सोनीपत, और सोनीपत का नाम मिला है हमें सोनप्रस्थ। सोनीपत का प्राचीन नाम मिला है सोनप्रस्थ। फिर आता है पेहोवा, और पेहोवा का नाम मिला है हमें पिरदूदक। फिर आता है टोहना, और टोहना का प्राचीन नाम मिला है तोशाल्य। तो ये हमें जो हमारे प्राचीन नाम मिले हैं ये हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में इन जिलों के प्राचीन नाम मिले हैं। उसके बाद आता है हमारा आईने अकबरी, और आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी अबू फजल ने, जो हमारे अकबर के शासनकाल में रहता था। आईने अकबरी बुक में आईने अकबरी बुक में भिवानी का नाम भानीग्राम मिला है। ये जो हमारे नाम थे ये पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक में मिले थे, परंतु भिवानी का भानीग्राम नाम मिला है हमें आईने अकबरी में। आईने अकबरी लिखी थी अबू फजल ने। और इसमें कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है, ये ब्रह्म सरोवर देवता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। और ब्रह्म सरोवर को जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, इस ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर भी कहा है, मतलब लघुतम सागर भी कहा हुआ है आईने अकबरी में। उसके बाद आता है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी जो थी हमारी किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। और इस किताब में जो कैथल है, कैथल जिला है, कैथल जिले का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है कवितल। वो मिलता है कवितल। उसके बाद आता है हमारा हैंसांग, और हैंसांग ने जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैंसांग एक चीनी यात्री था। हैंसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हैंसांग की एक पुस्तक है सी यू की। सी यू की पुस्तक लिखी थी हैंसांग ने। और इस पुस्तक में हमारे कुछ क्षेत्रों, हरियाणा के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे टोहना,
सुंग और थानेसर, टोहना, सुंग और थानेसर। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मिला था, जिसकी प्रशंसा की गई थी, वो था हमारा थानेसर, वो था हमारा थानेसर। उसके बाद आता है इब्न बतूता। और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था, एक अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। और इब्न बतूता शासक काल में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता, जो हमारा मोरक्को यात्री था, अफ्रीका से आया था। उसके बाद आता है कि इब्न बतूता ने सिरसा जिले का उल्लेख किया है और ये बताया है कि सिरसा जिले में और सिरसा में लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था, लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था सिरसा, ये बताया है इब्न बतूता ने। और पानीपत, पानीपत कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था और पानीपत कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे जो साहित्यिक स्रोत थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों से हम देखते हैं हरियाणा के, मतलब पुरातात्विक स्रोत का मतलब है जैसे हमारे जो सिक्के मिले हैं, प्राचीन सिक्के जो हरियाणा के कौन कौन से स्थानों से मिले हैं, मूर्तियां और अभिलेख। हरियाणा में जो प्राचीन स्थलों का, हरियाणा में प्राचीन स्थलों का प्रथम अन्वेषण, मतलब प्राचीन स्थलों का जो खोज करी थी सबसे पहले, वो करी थी 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले हरियाणा में प्राचीन स्थलों का अन्वेषण किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपना ये कार्य सौंप दिया था रॉजर्स को, और रॉजर्स ने इस कार्य को जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करा गया था उसको आगे बढ़ाया था 1888 में। उसके बाद आता है हरियाणा में जो सबसे पहले खुदाई हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले खुदाई 1921 में करी थी डी.बी. स्नूपर के द्वारा। डी.बी. स्नूपर के द्वारा 1921 में खुदाई करी गई थी, और ये खुदाई करी थी राजा करण के टीले की। राजा करण का टीला जो आपका कुरुक्षेत्र में है, उसकी खुदाई हरियाणा में सबसे पहले की गई थी 1921 में डी.बी. स्नूपर के द्वारा। और हरियाणा में सबसे पहले स्थलों का जो खुदाई अन्वेषण किया था, ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला टोपरा स्तंभ। टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है, टोपरा स्तंभ भी कहा जाता है, और ये हमारा टोपरा गांव यमुनानगर में था। सबसे पहले टोपरा स्तंभ को सबसे पहले अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी से लाया गया था। गिरनार पहाड़ी जो हमारे गुजरात में है, वहां से सबसे पहले अशोक के द्वारा इसे यमुनानगर या अंबाला में लाया गया था। उसके बाद आता है कि टोपरा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, जिससे हमें बहुत सारे जो प्राचीन साक्ष्य हैं उनका पता चला था। टोपरा स्तंभ पे जो लिपि थी, टोपरा स्तंभ पे जो लिपि थी वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि, और इस पे जो भाषा थी वो थी हमारी प्राकृतिक भाषा। लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृतिक भाषा। परंतु 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते से, यमुना नदी के रास्ते से टोपरा स्तंभ को दिल्ली ले जाता है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते से इस स्तंभ को दिल्ली ले जाता है, और आज के समय में ये जो दिल्ली में है स्तंभ, ये है आपका फिरोज शाह किला है जो, उसमें आपका टोपरा स्तंभ है। उसके बाद आता है कि इस स्तंभ पर जो जो आपके साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कि अशोक के धर्म उपदेश, अशोक की नैतिकता, अहिंसा, दया, प्रशासनिक निर्देश लिखे हुए हैं आपके टोपरा स्तंभ पर। उसके बाद आता है हमारा सुंग अभिलेख, और सुंग अभिलेख है आपका यमुनानगर के सुंग गांव में, यमुनानगर के सुंग गांव में।
और ये अभिलेख 12 खड़ी में प्राप्त भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अभिलेख जो है करनाल अभिलेख। और करनाल अभिलेख में आप खरोष्टी लिपि में मिला है हमारा करनाल अभिलेख, या करनाल अभिलेख पर खरोष्टी लिपि लिखी हुई है। उसके बाद आता है तोसाम अभिलेख, और तोसाम अभिलेख तीसरी और चौथी शताब्दी का अभिलेख माना जाता है। और तोसाम के तालाब व विष्णु के मंदिर के निर्माण की जानकारी तोसाम अभिलेख से मिलती है। फिर हमारा पांचवा अभिलेख आता है अग्रोहा अभिलेख। और अग्रोहा अभिलेख में यह कहा जाता है कि अग्रोहा अभिलेख से एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के 60 स्वर लिखे हुए हैं। तो संगीत के 60 स्वरों का जो उल्लेख मिलता है वो हमें अग्रोहा अभिलेख में मिलता है। उसके बाद आता है पेहोवा अभिलेख। और पेहोवा अभिलेख में राजा भोजदेव व महेंद्रपाल के अभिलेख मिलते हैं। तो राजा भोजदेव, जिन्हें मिहिर भोज भी कहा जाता है, व महेंद्रपाल के अभिलेख भी मिलते हैं। और राजा भोज के समय में राजा भोज या मिहिर पाल, राजा भोज या मिहिर पाल, मिहिर भोज, राजा भोज या मिहिर भोज के समय में पेहोवा में, जो पेहोवा था वो हमारे घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। तो घोड़ों के व्यापार का केंद्र जो पेहोवा को माना जाता है वो हमें मिहिर भोज के समय में माना जाता है। उसके बाद आता है सिरसा अभिलेख। और सिरसा अभिलेख आपका राजा भोजदेव या राजा मिहिर भोज का अभिलेख भी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि सिरसा अभिलेख में ये कहा जाता है कि इस समय सिरसा में पशुपति संप्रदाय का शासन था। पशुपति संप्रदाय का शासन था सिरसा में, ये हमें पता चलता है सिरसा अभिलेख से। उसके बाद आता है कपाल मोचन अभिलेख। और कपाल मोचन अभिलेख को एक अधूरा अभिलेख भी कहा जाता है जो यमुनानगर में है। तो एक अधूरा अभिलेख कहा जाता है कपाल मोचन अभिलेख को। उसके बाद आता है पिंजौर अभिलेख। 9वां अभिलेख है जो हमारा पिंजौर अभिलेख। और पिंजौर अभिलेख हमारा पंचकुला से प्राप्त हुआ है। और इस पिंजौर अभिलेख में पिंजौर से 3 और अभिलेख भी मिले हैं। हमारा फिर 10th जो अभिलेख है वो है हमारा गुरावड़ा। और गुरावड़ा अभिलेख में रेवाड़ी में है गुरावड़ा अभिलेख। और इसमें वैष्णव मंदिर की जानकारी मिली है। वैष्णव मंदिर की जानकारी मिली है हमें गुरावड़ा अभिलेख में। उसके बाद आता है हमारा गुजरी स्तंभ। और गुजरी स्तंभ या गुजरी अभिलेख मिलता है हमें हिसार से। गुजरी अभिलेख मिलता है हमें हिसार से। इस गुजरी अभिलेख में दीवारों से 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। मतलब जो गुजरी स्तंभ है इससे 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। और गुजरी स्तंभ से 8 भागवतों की जानकारी जो अलग अलग जगह से आए थे, 8 भागवतों की जानकारी मिलती है जो अलग अलग जगह से आए थे। उसके बाद आता है हमारा 12वां अभिलेख जो है हांसी अभिलेख। और हांसी अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहा जाता है। हांसी अभिलेख को पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख भी कहा जाता है। और हांसी अभिलेख में चौहानों के, जो चौहान थे, चौहानों के हरियाणा पर अधिकार की जानकारी मिलती है। मतलब हरियाणा में जो चौहानों के अधिकार की जानकारी मिलती है कि कब हरियाणा का साम्राज्य चला था या हरियाणा का शासन चला था, उसकी जानकारी मिलती है हमें हांसी अभिलेख से। और हांसी अभिलेख है आपका पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख। उसके बाद आता है लाडनू अभिलेख। और लाडनू अभिलेख 12वीं शताब्दी में हरियाणा की जानकारी बताता है कि 12वीं शताब्दी में जो हरियाणा की राजधानी थी, 12वीं शताब्दी में जो हरियाणा की राजधानी थी वो थी हमारी दिल्ली। और लाडनू अभिलेख मिला है हमें राजस्थान से। लाडनू अभिलेख मिला है हमें राजस्थान से।
फिर हमारा 14वां अभिलेख आता है मोहनबाडी अभिलेख, और मोहनबाडी अभिलेख मिला है हमें झज्जर से। मोहनबाडी अभिलेख मिला है हमें झज्जर से। फिर हमारा 15वां अभिलेख आता है चौहमन अभिलेख। चौहमन अभिलेख, और चौहमन अभिलेख से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है, और चौहमन अभिलेख हमें मिला था राजस्थान से। चौहमन अभिलेख मिला था हमें राजस्थान से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा की क्लास 13 थी। अगली क्लास में हम हमारे जो और अभिलेख रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।